हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग पेपर के सॉल्यूशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन उससे पहले कुछ बात सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैं आपके सामने केवल 60 क्वेश्चन ला रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी लेट टाइम हो रहा है और जितने मैं कर पाया हूँ, है ना, ढूंढ पाया हूँ, सॉल्व कर पाया हूँ, तो उतने क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बाकी का अगले वीडियो में आपको फ़िलहाल मिल जाएगा, है ना। तो मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूँ। और इस रही बात, देखिए यहाँ पर किसी ने मुझे जब PDF भेजी है, मतलब फ़ोटोज़ भेजे हैं, तो इसमें देखिए उतना क्लियरिटी नहीं है फ़ोटोज़ में। तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी सबसे पहले बढ़ा लीजिएगा, 480 या 720 में लगा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, है ना। तो आपको क्लियर फिलहाल समझ में आ जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को, और हाँ, इन 60 क्वेश्चन में जो 4-5 क्वेश्चन परिभाषाओं के हैं, ठीक, जो मुझे मिली वो तो मैं क्योंकि गलत बताने से कोई मतलब नहीं है ना। तो जो नहीं मिली है उनको हम अगली बार में बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर 60 स्टार्टिंग के 60 से 62 क्वेश्चन बताएंगे हम। और हाँ, पेपर की सीरीज जान लीजिए। पेपर की सीरीज़ है ये, शायद नहीं सी है, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर पेपर की सीरीज़ देखिए, यहाँ पर सी दी गई है, ठीक, ये वाली। तो देखिए आप इसमें कंफ्यूज ना होइए कि कौन से क्वेश्चन, सबके एक ही हैं, सेम है। लेकिन किसी के हो सकता है फर्स्ट पेज वाले क्वेश्चन लास्ट पेज पे हों या बीच में किसी वाले के आगे हों, है ना, आगे पीछे। तो आप क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर समझ लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और मैं ज़्यादा यहाँ पर कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको आंसर बताता चलूँगा। और जल्दबाजी में अगर एक आध गलती हो भी जाए तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देना चाहता हूँ। और उसको अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। बस यही बताना था। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो बने हैं, जो मैंने पढ़ाया था, ठीक, उसको भी मैं बताऊंगा। और जो मेरे पढ़ाने में नहीं आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। और मैंने आपसे कहा भी था डिस्क्रिप्टिव पढ़ते रहना चाहिए, ठीक। तो चलिए फिलहाल हम और कोई बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति। तो ये आपको जब राज्य का संवैधानिक मुख्य बताया गया होगा तो राज्यपाल बताया गया था, ठीक। तो यहाँ पर शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर हम राज्य विश्वविद्यालय के कुल अधिपति की बात करें तो यहाँ पर जूम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा फट रहा होगा ना फोटो। तो चलिए फिलहाल जो मिला है ना, वही हम यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होते हैं। तो कौन होते हैं यहाँ पर? राज्यपाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन का आंसर को लेकर। यूनेस्को। तो यूनेस्को देखिए फुल फॉर्म है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, बहुत ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। मैंने कहा था कि बीएड में ऐसा होता है कि जो आपके सेकंड पेपर के हो सकता है थर्ड, और मैंने हाँ देखा है थर्ड पेपर के क्वेश्चन कुछ यहाँ पर रखे गए हैं। जो आपका सिलेबस थर्ड पेपर में है उसके क्वेश्चन कुछ निकाल के यहाँ रख दिए गए हैं। तो इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा, आपको एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, मतलब किसी और प्रश्न पत्र के इसमें मिल जाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं ना। जैसे शैक्षिक तकनीकी है, इसमें भी है ना। वैसे तो माइक्रो टीचिंग की बात इसमें सिलेबस में नहीं करी गई, फिर भी क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर सोच शैक्षिक तकनीकी होने के बावजूद आपका थर्ड पेपर में भी है। तो ये चीज़ें आपको दोनों में कॉमन है, तो इनको अच्छे से तैयार अगले पेपर के लिए भी कर लीजिएगा, जिसकी वीडियो हमने डाल दी है 100 क्वेश्चन टॉप 100, ठीक है। तो यहाँ पर यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म नहीं, यहाँ पर ई का मतलब पूछा गया था, ठीक है। तो ई का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एजुकेशन होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के। देखिए ये क्वेश्चन हमने, ये यूनेस्को तो फिलहाल नहीं बताया था। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को लेकर ये जितने भी हमने क्वेश्चन बताए थे उसी से संबंधित आए हैं, देख लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की देखिए एक होती है निम्न विश्वसनीय और एक अति विश्वसनीय, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए, क्योंकि आप ये बिना समझे चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि कैसे आंसर राइट। यहाँ है निम्न विश्वसनीय, मतलब पहले तो केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 चीज़ें होती थी, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, हमने बताया था। इसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, अति विश्वसनीय मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? मध्यमान। 4 में ए राइट है। लेकिन थर्ड में कौन सा? बहुलांक, जो निम्न विश्वसनीय होता है, ठीक। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार। यहाँ पर कितने हैं?
यहाँ पर 3 होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, एकदम राइट। और ये भी क्वेश्चन हमने सेम बताया था, और ये भी कहा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मध्यांक निकालने की और माध्यिका निकालने की तो 100% एक एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और देखिए सेम यहाँ पर पूछा गया है, संख्याओं का मध्यांक निकालना है ना। तो मध्यांक मतलब माध्यिका, हमने बताया था 2 नाम है, तो मध्यांक मतलब माध्यिका। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में सजाया जाता है, ठीक। तो आरोही में कैसे 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे सजाएंगे। और फिर हमने कहा था अगर विषम संख्याएं आती हैं तो बीच का पद उठा लेते हैं बस। जैसे विषम 7 संख्याएं हैं तो 3 की इधर 3 इधर खत्म कर दो, बीच में 5 बचता है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, ठीक। नेक्स्ट है सांख्यिकी का उपयोग है। तो सांख्यिकी का उपयोग किस में होता है? ये समूहों की तुलना में। इसमें ऑप्शन से ही क्लियर लग रहा है कि यही होगा, ठीक। बाकी ऑप्शन को कोई तर्क ही नहीं बनता है, ठीक। तो यहाँ पर हर चीज़ का आपको तर्क मिलेगा और इसीलिए इसी से संबंधित है चैनल का नाम, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे। निम्न आंकड़ों का मध्यमान, तो मध्यमान जिसे माध्य बोलते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। कैसे? अब जिसने भाई ये पेपर दिया है, मुझे भेजा है, ठीक, तो ये उसने टिक किया होगा, तो इसमें ये मत समझ लीजिएगा कि जो टिक है वही सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब इसको जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। जोड़ के यहाँ पर भाग देंगे, किससे? 5 पद हैं, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 95 आएगा, 5 से भाग देंगे 19 आ जाएगा। करेक्ट विकल्प सी। नेक्स्ट है 9 नंबर। तो थोड़ा सा यहाँ पर PDF डल है, फोटो डल है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। फिलहाल आप ही में से जिसने मुझे प्रोवाइड की है वही है, ठीक। और जब मैं लगभग इनको अभी सॉल्व कर चुका था लगभग आधे क्वेश्चन, तब दूसरे सेट की PDF मेरे पास है, ठीक। तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते, इसलिए मैंने उसे देखना उचित नहीं समझा, ठीक। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग की यहाँ पर आपके लिए आंसर लेकर आए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है सांख्यिकीय। देखिए इसकी परिभाषा को आप अपने पेपर में पढ़ लीजिएगा, आपको मिली भी नहीं होगी, इजी नोट्स में है ना। तो ये मैंने पता है दूसरे यूनिवर्सिटी की जो है बुक है मेरे पास, उसमें मैंने ढूंढा तो ये उसमें मिला है। सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है। तो अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान, ये वेलिंगटन है ना, जो भी नाम है यहाँ पर क्लियर नहीं है, इनकी परिभाषा है और एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जाता है। किसने कहा है? तो ये परिभाषा किसने दी है? ये बाउले ने दी है, ठीक। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बाउले। और आपके ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम आपको ऑप्शन का नेम भी बताते जा रहे हैं कि क्या करेक्ट होगा। आपके ऑप्शन भी इधर उधर हो सकते हैं, ठीक। तो आप नेम से मैच करिएगा। अगर आपकी कोई दूसरी सीरीज़ है ना, तो जो है आप दूसरे से कैसे मैच करेंगे, है ना। जैसे हमने इसका आंसर बताया 8 नंबर में कि 19 होगा, फिर इसमें समूहों की तुलना। तो आप ये देखिए कि आंसर क्या आ रहा है, ये मत देखिए ABCD आ रहा है, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको अपना पेपर मैच कर लेना है ना। तो चलिए 10 नंबर हो गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ICEM सिस्टम का क्या तात्पर्य है? तो जो ICEM है, फिलहाल इसमें जो है ये एग्जैक्ट मुझे अभी तक नहीं मिला। और देखिए जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं, मैंने बता दिया इसीलिए शुरू में। 60 में लगभग आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक। उनको बाद में हम देख लेंगे। मापन है, मापन क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है। सेम क्वेश्चन हमने करवाया था ये, ठीक। मूल्यांकन का भाग ही होता है मापन। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही ऑप्शन भी हमने दिए थे कि व्यक्तित्व का, मतलब ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाया था। तो ऑप्शन बता, मतलब क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हमने बनाए नहीं थे, ओरली बताए थे, ठीक। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी तो ये आपकी गलती है, क्योंकि कई लोगों ने देखा भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, लेकिन हाँ लगभग 60% क्वेश्चन, 60 से 70%, क्योंकि वर्ड्स पर ध्यान देना होता है। बात ये होती है ना, मैंने कहा भी था अपने वीडियोस में कि वर्ड्स पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लस आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना तो ज़रूरी पड़ेगा। मापन का क्षेत्र है, और ये बात सत्य है कि पेपर का जो आपका ईजी नोट्स से है लगभग शायद आधे क्वेश्चन मैच हुए होंगे, है ना, वरना मतलब आधे क्वेश्चन मैच हुए हैं फिलहाल। मापन का क्षेत्र, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चलिए अब कोई बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो है आंसर देखेंगे सीधे। मापन का क्षेत्र है विस्तृत होता है, ठीक है, विस्तृत, सीमित नहीं होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन ये मापन के करवाए थे। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है या आता है?
उपचारात्मक शिक्षण आता है निदानात्मक शिक्षण के बाद। पहले निदान होता है फिर उपचार, तो ए वाला इसमें बनेगा करेक्ट। तो यहाँ पर फोटो थोड़ा डल है तो उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, तो यह क्वेश्चन हम स्किप करेंगे अभी। मूल्य, अगर आपको पता है, आपको एग्जैक्ट क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी। मूल्यांकन के उपकरण हैं, तो मूल्यांकन के उपकरण क्या हैं? यहाँ पर सभी चीज़ें हैं, अवलोकन, प्रविधि, जांच सूची, साक्षात्कार। नेक्स्ट है 16 नंबर। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जिसका इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में अपना देख लेगा। उत्तम परीक्षण की कसौटियाँ, यहाँ भी उपयुक्त सभी है, वैधता भी होती है। अब ये मतलब इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, हमने कहा था ये विशेषताएं, प्रकार, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़नी पड़ेंगी। और ये भी कहा था कि उपयुक्त सभी से विकल्प बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परिभाषा, यहाँ पर दी गई है ना, ये परिभाषा हम अभी छोड़ रहे हैं। मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, करेक्ट विकल्प सी वाला इसमें बनेगा। सामूहिक शिक्षा का केंद्र, तो सामूहिक शिक्षा का केंद्र क्या होता है? तो यहाँ पर कई लोग सी समझ रहे होंगे, तो इसका देखिए एक लॉजिक क्या बनता है। सामूहिक शिक्षा मतलब जहाँ पर समूह में शिक्षा दी जाती है, ग्रुप में। तो विद्यालय में एक ग्रुप होता है लेकिन घर पर तो कोई ग्रुप नहीं होता, जिसे बच्चों को ग्रुप में, हाँ मतलब सामूहिक शिक्षा वो होती है जिसमें सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। जबकि घर में क्या होता है, बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है ना, उसको शिक्षा देने में। तो ए वाला फिलहाल यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट बनेगा। कोई सी सोचे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। फिलहाल आंसर की आएगी तो आप फिर मैच एक बार जरूर करेंगे, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है ना। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, कैसी है? सतत प्रक्रिया। तो इनमें मतलब ये क्वेश्चन तो एकदम ऐसे ईजी ही थे, है ना। अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा ठीक चीज़ों को तो बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। मैं ये नहीं कहता सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही आए हैं। शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध आधारित है, तो शिक्षण और अधिगम के मध्य यहाँ पर करेक्ट विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। व्यवहार परिवर्तन पर, अधिगम परिस्थितियों पर, शिक्षण उद्देश्यों पर सबसे संबंधित है। फिर है मूल्यांकन, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये परिभाषा है ना, तो इसका 23 और 24 जो भी परिभाषा है आपको इतना दिख रहा होगा, इसमें ये पेपर इतना डल नहीं है ना। तो चलिए 25 नंबर है, 25 नंबर देखिए ये क्लियर हुआ है, मुझे मिली थी परिभाषा। विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक तथा कैसे पढ़ाए की शक्तिशाली निर्धारक पुस्तक है। कैसे पढ़ाए की शक्तिशाली निर्धारक, देखिए परिभाषाओं में क्या होता है, कई बुक्स जो होती हैं अपने अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स में आपको 100% चेंज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दो बुक्स के आप कंपैरिजन करेंगे शायद ही मैच कर जाए, वरना ज़्यादातर डिफरेंस कुछ वर्ड्स में ज़रूर मिलता है परिभाषाओं में, क्योंकि भाव एक होता है लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग यूज़ कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ए है, HR डगलस की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। फिर है हर्बर्ट आयाम के कितने पद हैं, तो हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है ना वो फेमस है काफ़ी, तो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा 5। मुख्य सार्वभौमिक मूल्य है, तो सार्वभौमिक जो मूल्य है ये सारे हैं यहाँ पर, सत्य, सदाचार, शांति, अहिंसा। तो इसमें आपको इसमें कोई मतलब ये सब चीज़ें तो मैंने मतलब इतना एक्सप्लेन ही कर दिया था तो आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने रेगुलर वीडियो देखी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। SIT का पूरा नाम है, तो यहाँ पर SITE का पूरा नाम क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न प्रयोग, ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट इसका। अब यहाँ पर ई आप सोच रहे ई से प्रयोग कैसे, ई मतलब एक्सपेरिमेंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 29, दूरदर्शन एक प्रकार है, तो दूरदर्शन एक कैसा प्रकार है, औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। तो दूरदर्शन कैसी है, अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक। अब ये देखिए 3 शिक्षाएं प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो औपचारिक में क्या होता है, टाइम की बाउंडेशन होती है, जैसे स्कूल एग्जाम्पल ले लीजिए, एक फिक्स टाइम में एक निश्चित पाठ्यक्रम भी होता है और अध्यापक बच्चों के आमने सामने होते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो वो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। और निरौपचारिक में क्या होता है, निरौपचारिक में कुछ चीज़ें मतलब फिक्स होती हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम है। जो दूरस्थ शिक्षा होती है ना वो निरौपचारिक शिक्षा होती है।
पाठ्यक्रम निश्चित होता है लेकिन टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती कौन कब पढ़ेगा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा उसका तीसरा रूप है, या दूसरा कह सकते हैं, अगर ये तीसरा हम कहेंगे, ये ज़्यादातर समाज से संबंधित लीजिए, समाज से हमें जो शिक्षा मिलती है। तो फिलहाल दूरदर्शन जो है इसी के अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक शिक्षा। फिर है श्यामपट्ट शिक्षक की सहायता करता है, तो इसमें काफ़ी डाउटफुल है क्वेश्चन ना। तो श्यामपट्ट जो है शिक्षक की सहायता कैसे करता है, वो एक गूंगा मित्र जैसा होता है। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि बहरा यहाँ, क्योंकि देखिए श्यामपट्ट क्या है, एक दृश्य सामग्री है, ठीक है। दृश्य सामग्री कौन सी होती है, जो जिसे देख के सूचना प्राप्त हो, ठीक। तो जबकि श्रव्य दृश्य कौन सी, टेलीविज़न है। और देखिए जो बोल नहीं सकता है ना, केवल देख सकता है, तो वो देखा जा किसको सकता है, केवल श्यामपट्ट को। या अंधा कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, है ना। और ये एक विद्यालय मित्र जैसा, फिलहाल इसमें डी बन सकता है, लेकिन ए और डी में कन्फ्यूज़न रहेगा, इसमें मेरी ओर से थोड़ा सा, ठीक। तो मैं यहाँ पर बढ़ूँगा आगे। 31 नंबर, अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो अति प्रभावशाली जो है, ये टेलीविज़न, ये भी हमने करवाया था क्वेश्चन, कि जो सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री जो दृश्य श्रव्य सामग्री, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुद लॉजिक लगाइए कि जो है ये तो दृश्य सामग्री है ना, चार्ट भी दृश्य सामग्री। सबसे प्रभावशाली जो शिक्षण होता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग करने से होता है, तो टेलीविज़न उसका आता है, ये करेक्ट है। शब्द एडुकेटम संबंधित है, देखिए ये भी क्वेश्चन करवाया गया है। एडुकेटम शब्द संबंधित है, किससे है, लैटिन भाषा से संबंधित है। 33 नंबर है, मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं। तो यहाँ पर सभी होते हैं, दृश्य भी, श्रव्य भी और दृश्य श्रव्य, मतलब सभी यहाँ पर विकल्प बनेंगे। फिर है 34 नंबर, ये परिभाषा है। फिलहाल इसको भी, अब ये 5वां क्वेश्चन है जो हम छोड़ रहे हैं ना, और मैंने कहा था स्टार्टिंग में 4 से 5 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे इसमें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। 35 नंबर है, प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। तो जो प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण है ये शिक्षण सामग्री पर है, आकर्षक कक्षा और आकर्षक श्यामपट्ट, इन सब पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर जो उपरोक्त सभी वाले विकल्प हैं, मतलब सभी नहीं, जो लगभग हैं सभी वाले सही हैं, कुछ को छोड़कर। फिर है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग होता है, तो कम समय के लिए, है ना, तो कम समय के लिए तो होता ही है, अधिक समय के लिए नहीं होता, दोनों के लिए नहीं होता, मतलब ये गलत हो जाएगा, तो ए वाला ही सही होगा। कम समय के लिए सूक्ष्म शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है कैसे, कौशल विकास करने के लिए, ठीक है, ना कि यहाँ पर मानसिक शारीरिक। आपने पढ़ा होगा सूक्ष्म शिक्षण से कौशल विकास करे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है एक, ये फिलहाल आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही, है ना, आपको पता होगा ये चीज़ें। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ये एक प्रशिक्षण का अनुभव है, मतलब इसमें प्रशिक्षण का अनुभव करवाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण क्या है। अब आधुनिक वर्ड आ गया तो ध्यान से समझिएगा। आभासी कक्षा, सामान्य पाठन कक्ष, जिसमें इसमें कोई रोल ही नहीं होगा, आधुनिक सूचना, है ना, परीक्षा कक्ष का भी नहीं होगा, तो वर्चुअल जो क्लासरूम होता है, आभासी कक्षा, ठीक है, ये होता है इसका करेक्ट विकल्प केवल बनेगा। 40 नंबर है ए, एनसीईआरटी, देखिए हमने कहा भी था एनसीईआरटी एससीईआरटी की फुल फॉर्म, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की आ गई यहाँ पर, ए वाला विकल्प करेक्ट। और अगले पेपर के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, है ना। नेक्स्ट है 41, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इसमें आत्मविश्वास की अधिकता होती है, बाकी रोग की अधिकता नहीं होती, तनाव की अधिकता नहीं होती, है ना, प्रफुल्लता भी नहीं होती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है। अब देखिए नई शिक्षा नीति, हमने कहा था नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर ईयर अभी नहीं पूछ, हो सकता है अगले जो है पेपर में आपका ईयर पूछेगा, 100% पूछेगा, ईयर जरूर पूछेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इसकी संरचना, तो 2020 की यहाँ बात नहीं हो रही, 1986 वाले की ही बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर ए 10 + 2 + 3 बनता है करेक्ट विकल्प, इसमें कोई डाउट नहीं है। 43, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा होता है। ये उच्च शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है।
और ये बात याद रखिएगा कि आपके चारों पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक दूसरे के सिलेबस से मैच करेंगे। जैसे शैक्षिक प्रशासन है ना, मतलब इसमें नहीं था फिर भी यहाँ पर हमने क्वेश्चन इसका देखा है। ठीक, तो एक दूसरे से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएंगे, 3 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे जो आपके दूसरे पेपर से रिलेट कर रहे होंगे। 43 है ए वाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 44 है इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। तो देखिए यहाँ पर एक राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है जो मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में ही है। ठीक, यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये केंद्र शासित है। ठीक, मतलब केंद्र विद्यालय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है। मतलब राष्ट्रीय एकता में बाधक कौन नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया, हमने कहा था नहीं वाले भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो नहीं में क्या है, यहाँ पर सब चीज़ें बाधाएं हैं राष्ट्रीय एकता में, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीयता है ये बाधकता नहीं है, बाकी सारे बाधक होते हैं। 46 नंबर है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना होता है इसका अर्थ। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन। अभी देखिए थर्ड पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का अवरोध है। तो संप्रेषण का अवरोध आर्थिक बाधा में, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, शिक्षकों की रुचि, तो यहाँ पर सभी सही बनेंगे जो अवरोध होते हैं। ICT इसको तो हम वर्ड में ही बोलते थे बार बार, है ना, फुल फॉर्म नहीं लिखी थी, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम बोला करते थे जब इसकी बात आती थी। ठीक, जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्हें पता होगा। ठीक, तो ICT यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 49। देखिए यहाँ पर PDF थोड़ा आगे पीछे हो गई। ठीक, तो पेज जो है 48 के बाद हम 49 पेज पर चलिए देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर, यहाँ पेज 8 है, पेज 9 तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए CCTV का फुल फॉर्म पूछा गया है ना, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, नॉर्मल लाइफ से जुड़ा है और शैक्षिक तकनीकी से वर्ड जुड़ा है। ठीक है, उसी के सिलेबस से लिया गया है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट। ठीक है, 49। चलिए 50 नंबर है www वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और अगले उसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक, फिर 51 संप्रेषण प्रक्रिया के घटक, तो ये घटक भी हमने बताए थे। यहाँ पर प्रेषक माध्यम है, संदेश एवं प्रेषक है, प्रतिपुष्टि है, सभी, तो यहाँ सभी हैं। और वीडियो की क्वालिटी मैं बार बार कह रहा हूँ बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये फ़ोटो डल हैं मेरे पास जो पहुँचे हैं, उसी से मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है 52। निम्नांकित में कौन जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है। सांस्कृतिक प्रोजेक्टर। अब देखिए यहाँ पर एक, मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज इसमें आपको हो सकता है कम समझ में आ रही हो। जनसंचार मतलब लोगों तक मैसेज पहुँचाने का सांस्कृतिक साधन, मतलब हमारी जो कल्चरल साधन है ना, जो प्राचीन काल से संबंधित हैं, वो चीज़ बात हो रही है। तो प्रोजेक्टर, CD और फिल्म, ये तीनों संबंधित हैं एक दूसरे से लगभग। एक वर्ड है रामलीला, यहाँ मूवी की बात नहीं हो रही है, जो दशहरे के मेले में आपने देखा होगा रामलीला वगैरह, काफ़ी प्राचीन काल से ही, मतलब कई दिनों से ये परंपरा चली आ रही है ना, तो ये होगा करेक्ट विकल्प। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के स्तर होते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन में जो संप्रेषण के 4 स्तर होते हैं। ठीक, ये हमने क्वेश्चन बताया अभी तक। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं भाई। स्तर मतलब संप्रेषण जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में, एक होता है बालक और अध्यापक के बीच, एक अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच होता है, एक प्रिंसिपल और मैनेजर के बीच होता है ना, और एक प्रिंसिपल और जो हाई लेवल के अधिकारी होते हैं उनके बीच जो है होता है संप्रेषण। शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो सूचना विज्ञान, इसमें वैसे तो जो करेक्ट आंसर मिला है मुझे मेरे सर्च करने पे जो है इसमें इंग्लैंड मिला है। ठीक है, सूचना विज्ञान है ना, इसका प्रयोग जो हुआ है इंग्लैंड। ठीक, लेकिन यहाँ जर्मनी भी हो सकता है, एक बार इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इंग्लैंड वैसे सही विकल्प है यहाँ पे। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार, तो फोटोस्टेट का जो आविष्कार हुआ था USA में हुआ था। नेक्स्ट है संप्रेषण है कितने मार्गीय, द्विमार्गीय प्रक्रिया है ये आज ही जो हमने क्वेश्चन करवाए थर्ड पेपर के, उसमें भी क्वेश्चन ये हमने दिया हुआ है।
ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रकार हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर है नेक्स्ट 58 नंबर, शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, ये तीनों उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, उपयुक्त सभी। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है? तो यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य जो होता है वो वस्तुनिष्ठ जगत होता है। अब जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मतलब जो दार्शनिक विचारधाराएं थी वो आपके सिलेबस में थी, ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, बस 1 ही 2 क्वेश्चन है। हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या है, तो जो आदर्शों की संख्या है वो 3 है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से, फिलहाल 60 क्वेश्चन हो चले हैं, है ना। तो निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, अब यहाँ पर टीवी है, कंप्यूटर है, फैक्स है, लेकिन नाटक नहीं है, सी विकल्प करेक्ट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन शब्द किस से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर प्रयोगवाद द्वारा प्रमुख बल दिया जाता है, तो जो प्रयोगवाद जो होता है ना, उसके द्वारा प्रमुख बल किस पर दिया जाता है? उपयोगिता पर। जो प्रकृतिवाद होता है वो प्रकृति पर, आदर्शवाद आध्यात्मिक मूल्यों से संबंधित है ना, यथार्थवाद विचारों से, और ये प्रयोगवाद है। नेक्स्ट है दंडात्मक अनुशासन। फिलहाल चलिए, अब हमने कहा था 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चला है रात का, और फिर आगे मिलेंगे। चलिए।